नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आइए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की जरूरत पर फिर एक बार जोर दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि अगर पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी देती है तो इसे पूरी तरह से निभाएंगे, लेकिन किसी दूसरे का चयन करती है तो भी वह उसका पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो भाजपा अपने संगठन और धन बल के बदौलत आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। पिछले दिनों 72 वर्षीय रावत ने सार्वजनिक रूप से यह टिप्पणी की थी कि पार्टी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। इसके बाद वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं के निशाने पर आ गए। इसे कांग्रेस में गुटबाजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस के महासचिव रावत ने कहा कि पार्टी के सामने चुनाव में कोई असमंजस नहीं होना चाहिए और जनता के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन चेहरा है। कांग्रेस के लिए यह जरूरी है क्योंकि भाजपा हर चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस के स्थानीय नेता बना देती है। चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर लाने के लिए चेहरे की जरूरत है। और इस मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, हरीश रावत के बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या वो अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं अपने बयानों के माध्यम से? देखिए पल्लवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, क्योंकि देखिए हरीश रावत के साथ आप विगत में इतिहास देखेंगे तो इलेक्शन हरीश रावत से लड़वाया गया, पूरी सभाएं कराई गई और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी अगर आप चेहरा घोषित करेंगे तो एक व्यक्ति जो मेहनत करेगा वो जी जान से मेहनत करेगा और उसकी अपनी साख दांव पर लगी। और जब आप चेहरा घोषित नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत के कद का कोई दूसरा नेता उत्तराखंड में भी दूसरा कोई नेता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इलेक्शन तो आप हरीश रावत से लड़वा लेंगे, सारी सभाएं करा लेंगे और जो भी उनका पोटेंशियल है उस सबको यूज करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का तो फिर कहीं एक पैराशूट से दूसरा किसी भी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दें। और कांग्रेस में मैं देख रहा हूं कि आप देखेंगे कि चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है या दूसरे प्रदेश हैं। भाई आसाम का हम लें तो आसाम में देखिए जो आज मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने उनको खो दिया, कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं मिली तो वो अल्टीमेटली बीजेपी में चले गए और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा उसका मिला है और वहां आज बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो हरीश रावत की दावेदारी प्रस्तुत करना या कहीं इफ एंड बट उनके मन में जो शंका है वो यही है कि भाई ये ना हो कि कहीं इलेक्शन लड़वाने के बाद में पूरी मेहनत में जी जान से करूं और पता लगा कि मुख्यमंत्री दूसरा बना दिया जाए तो चेहरा घोषित होगा तो पहले से ये थोड़ा सुविधाजनक रहता है। ये बात अलग है कि बीजेपी भी अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे अलग अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। अभी हरियाणा में देखा कि अभी इलेक्शन और इलेक्शन बाद खट्टर को बना दिया गया। यूपी में किसी ने सोचा था, कहीं नाम भी नहीं था बिल्कुल कि भी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बना दिया गया जी। तो देखिए ऐसा नहीं है, कई बार चीजें बदलती भी हैं, लेकिन अगर किसी कद्दावर नेता ने कोई बात रखी है तो कांग्रेस को अपने जो अंदरूनी हालात हैं या जो बाहर के जमीनी हकीकत है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक विचार करना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो एक मांग है उसको देखिए कई बार उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। मान लीजिए आपने चेहरा घोषित कर दिया तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं वो कहीं टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो जहां फायदा है वहां नुकसान भी है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमारा न किसी के साथ लेना न देना, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं जानता हूं कि हाँ उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो ये पार्टी आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन सब चीजों पर विचार विमर्श करके और अपना स्टेप एक कदम उठाए। हरीश रावत जी को जो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो जब भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में तो वो खुलकर सतह पर आ जाती है? अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये बयान हरीश रावत के द्वारा दिया गया वैसे ही तमाम कांग्रेसी नेता उन्हें निशाने पर लेने लग गए। तो ये गुटबाजी जो है क्या ये कांग्रेस को खाए जा रही है?
बिल्कुल आपने सही कहा पल्लवी कि ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चरम पर है। और इलेक्शन के टाइम पे जब ये गुटबाजी क्लियर नजर आती है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इतने सारे मुद्दे होते हुए और कांग्रेस जिस तरीके से अपना एक के बाद एक स्टेट गंवाती चली जा रही है और जहां सरकारें हैं वो सरकारें भी गिर रही हैं। मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां गुटबाजी का ही नतीजा था कि सिंधिया और कमलनाथ में बन नहीं रही थी तो कांग्रेस को वहां सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो कांग्रेस को गुटबाजी को रोकना होगा। कहीं ना कहीं इस पर एक अंकुश लगाना बहुत जरूरी है अगर इलेक्शन में अच्छा करना है तो। बिल्कुल। और ये बयान दिया गया है हरीश रावत के द्वारा कि हर बार बीजेपी ऐसा करती है कि जो चुनाव है वो बीजेपी माफ कीजिएगा मोदी बनाम स्थानीय नेता कर देती है। इस समस्या से कैसे कांग्रेस निपट सकती है कि वो चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाए, स्थानीय नेता ही उसमें शामिल हो? क्योंकि वाकई में ये अक्सर देखने में आता है कि राज्यों का चुनाव हो तो भी वहां पर चेहरा मोदी ही होते हैं। देखिए बिल्कुल और कोई दूसरा मैं तो ये कहूंगा कि ये कहें कि भाई नेता नहीं है तो ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेता हैं लेकिन जिस तरीके से ब्रांडिंग की गई है और मोदी जी के नाम पर जिस तरीके से एक जनता का विश्वास कहीं देखने को मिला है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं था तो वो सिर्फ मोदी के नाम पर जीते हैं। तो स्टेट में मोदी मैजिक चलता है तो इसीलिए बीजेपी उसे चलाती है। भी कांग्रेस को किसने रोका है कि वो भी किसी कद्दावर नेता को अपने को उस तरह ब्रांडिंग करे और ब्रांडिंग करने के बाद में लोगों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ाए। और ये भी हो कि भी कांग्रेस भी जैसे इंदिरा जी के नाम पर आपने देखा होगा अभी पूरी कांग्रेस जीत के आती थी। तो वो करिश्माई नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है या ब्रांडिंग की कमी है। कोई भी नेता अगर मान लीजिए इस तरीके से दिख रहा है आपको कि जो सत्ता पक्ष है उसके पास उस तरह का नेता है और हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत कांग्रेस को भी है जिससे कि वो कड़ी टक्कर दे। बिल्कुल सही कहा हरीश रावत ने, हर स्टेट में वोट मांगा जाता है तो मोदी जी के नाम पर मांगा जाता है। यानी स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं उनका कोई वहां महत्व नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर या केंद्र की योजनाओं के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। तो कांग्रेस को उसकी काट ढूंढनी होगी जनता के बीच में। वो कहीं ना कहीं एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहना है और अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है और दोबारा से वापसी करनी है। तो उन्हें कोई ना कोई नेता को एक ब्रांडिंग करनी होगी और उनके समक्ष उसे खड़ा करना होगा। ये बात अलग है कि देखिए मोदी जी को जो एक एक्सपीरियंस है भी नीचे से लेके ऊपर तक का, तो उस तरह का नेता ज्यादा सक्सेस। अध्यात्म में बात करिए तो उन्होंने अध्यात्म को भोगा है। एक अध्यात्म को पढ़ लेना, एक अध्यात्म को भोगना, उसका सानिध्य रखना अलग बात है जी। लेकिन एक पढ़ के और हम उस पर बात करने लगे तो मोदी जी के बेनिफिट में ये चीज भी जाती है कि उन्हें अलग अलग स्तरों का एक और बागपटुता, भाई उनकी जो बात कहने की शैली है वो जनता को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो वो जब आपको सामने दिख रहा है कि हमारा मुकाबला ऐसे व्यक्तित्व से है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना कोई एक नेतृत्व, कोई एक नेता और कोई उस तरह का कहीं ना कहीं सिंबल ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी फील्डिंग अब कांग्रेस को मजबूत करनी होगी, तभी जाकर विधानसभा चुनावों में जीत की राह पकड़ पाएगी कांग्रेस। आरबी उपाध्याय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को भारत में अग्रिम पंक्ति के लगभग 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई। इसके साथ ही दुनिया भर में 10 महीने में लाखों जिंदगियों और रोजगार को लील लेने वाले इस महामारी के भारत में खात्मे की उम्मीद जगी है। करीब 1 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 1,52,093 लोगों की मौत के बाद देश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के साथ महामारी को मात देने के लिए पहला कदम उठाया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में टीकाकरण के पहले दिन 3,352 केंद्रों पर 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोविन ऐप में तकनीकी खामियों की वजह से टीकाकरण अभियान को 2 दिन के लिए रोक दिया। वहीं विपक्ष लगातार वैक्सीन और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में खामियां निकालने में लगा हुआ है। इस वजह से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर इस समय जबरदस्त सियासत भी हमारे देश में देखने को मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी का ही रुख कर लेते हैं इस मसले पर भी चर्चा के लिए। आरबी उपाध्याय जी, कोरोना वैक्सीनेशन पर हमारे देश में इस समय सियासत अपने चरम पर है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन में भी सियासत की जगह है? देखिए, दुर्भाग्य है, जहां हमें गर्व करना चाहिए वहां हम सियासत कर रहे हैं। और जो सियासत के मुद्दे हैं, पहले मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जहां सियासत करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, वहां सियासत हो नहीं रही है। भी महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, कृषि है, जवान है, किसान है, मजदूर, तमाम मुद्दे हैं और जिन पर राजनीति करनी चाहिए उन पर राजनीति न करके आप टीकाकरण पर अगर राजनीति करते हैं तो मैं तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहूंगा। जहां हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके पल्लवी और अपनी एक पहचान बनाई है और जो एक मानवता के ऊपर बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी वैश्विक संकट महामारी का जो था, उसमें एक आशा की किरण कहीं ना कहीं जगाई, जिस पर हमें नाज करना चाहिए। हमें उन वैज्ञानिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम टीके पर प्रश्न उठाते हैं तो उन वैज्ञानिकों पर प्रश्न उठता है जिन लोगों ने रात दिन अपनी मेहनत करने के बाद और ये जो टीका है इसको उपलब्ध कराया है। देखिए, टीकाकरण पहले भी होते रहे, ये नहीं है कि कोई भी, हमने सफलता के साथ अपने पोलियो उन्मूलन अभियान चला था और पोलियो की ड्रॉप लाई गई थी, तो वो भी एक वैक्सीनेशन ही था। वहां देखिए हम बिल्कुल वहां उसे खत्म कर चुके हैं आज और दुनिया ने हमें सराहा है। और कोवैक्सीन जो भी हमारी जो वैक्सीन है उन वैक्सीन पर भी कहीं ना कहीं जो विश्व जगत है उसने सराहना भारत की है। लेकिन भारत के अंदर ही भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक लोग अपनी वोट बैंक के लिए या अपने तुष्टीकरण के लिए अगर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो वो चिंता का विषय है। बिल्कुल, लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की भी जा रही है आरबी उपाध्याय जी कि वैक्सीनेशन सेफ नहीं है और तमाम तरह की बातें। इन सवालों को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें बार बार ये बात कही जा रही है कि देशवासियों को अपने विश्वास में लाने के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लगवाएं? देखिए, कहने वाले बहुत कुछ बात कहेंगे पल्लवी। कल को मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को टीका लगवाते हैं और वो मान लीजिए सपोज करिए टीवी चैनल दिखाते भी हैं, जनता में एक मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं, तो क्या गारंटी है कि राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे? वो कहेंगे कि नहीं, वो टीका वो नहीं था, वो दूसरा टीका था, वो तो पागल बनाया जा रहा है, वो तो टीके का कहीं भी बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है, उसका प्रचार किया जा रहा है, टीके का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो देखिए, किसी का मुंह नहीं बंद किया जा सकता पल्लवी। एक अच्छा कदम है टीकाकरण और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है। और देखिए, दोनों चीजें बराबर होती हैं। सरकार की भी एक इच्छा शक्ति के सामने जब सरकार उन्हें सहयोग देती है, जो भी हमारा स्वास्थ्य कर्मी है चाहे वो वैज्ञानिक है, तो वो रात दिन मेहनत करता है, उसे लगता है कि भी मुझे कहीं एप्रिशिएट किया जा रहा है। आपने देखा हुआ प्रधानमंत्री खुद गए और जो टीका के जो केंद्र थे जहां टीका बन रहा था वहां उनका दौरा भी किया और हौसला अफजाई की है। ये बात अलग है कि हाँ, उसमें कुछ कमियां, जैसे कि भी 3rd फेज के ट्रायल को एग्जम्पशन दिया गया तो विश्व पटल पर दिया गया है, बहुत सारी कंपनियों को दिया गया है, बहुत सारे देशों ने दिया है। देखिए, कोई भी दवा है उसके साइड इफेक्ट होते हैं जी। एलोपैथी की दवाएं तो ये नहीं है कि दवा लेना बंद कर दिया जाता है, उसके फायदे भी होते हैं। और जहां तक हमारी वैक्सीन, दोनों जो वैक्सीन है, देखिए अब इतने लोगों पर लग चुकी है, पहले भी उसका ट्रायल हो चुका है, बिना ट्रायल के कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आ सकती। तो ये भ्रम फैलाएं वो गलत है। जो हमारे दर्शक है उनको समझ लेना चाहिए कि वैज्ञानिक जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं, पूरा एक वैज्ञानिकों का एक पैनल बैठता है, वो डिसाइड करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई डिसाइड या कोई पॉलिटिकल नेता डिसाइड नहीं करता है कि भी ये टीका बिल्कुल सही है या गलत है। उसके परसेंटेज भी होती है कि ये 60% ठीक है, 80% ठीक है, 95% ठीक है। वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही कहीं ना कहीं जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये नहीं है कोई हवाई टीका किसी ने मैंने अपना लिया और कह दिया कि भाई ठीक है ये टीका है और लगवाइए, तो न कोई लगवाता है
और न लगाने को दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है और उन सब प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। कुछ स्टेज के जो रिजल्ट आते हैं, उन पर जो अध्ययन होते हैं, वो अध्ययन देखिए, इसीलिए टीका में इतना टाइम भी लगा। क्यों? टीका, कोई भी उसका भी टीका बनता है तो उसका एक लंबा प्रोसेस है कि भी टीका, उसका जो वायरस है उसकी स्टडी होती है, उस पर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है वो भी स्टडी होती है, और फिर उसके बाद में बहुत सारी स्टडीज के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, फिर टीका का कहीं ना कहीं आविष्कार होता है। तो वो बिल्कुल। दर्शक भी आरपी उन सब चीजों उपाध्याय को जी, समझ ये रहे। बात क्यों कही जा रही है कि जब हमारे ही देश में सभी लोगों को टीका नहीं लगाया जा रहा है तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि टीके का निर्यात क्यों, कोरोना वैक्सीन का निर्यात क्यों, जबकि हमारे देश में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। देखिए, जो भी विश्व पटल पर लोग हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ पल्लवी देखते हैं, और भारत जिस तरीके से अपने आप को भी मानवता के लिए समर्पित करता है वो किसी से छुपा नहीं है। जब कोरोना चल रहा था, पीक पे था, लॉकडाउन था, तब भी भारत ने बहुत सारे देशों को दवाइयां दी है। ये भारत की महानता है। और देखिए, हमारे बीमार में भी जब कैटेगराइज किया जाता, नहीं किया जाता है कि भी जो बुजुर्ग हैं उनको पहले लगाया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मी उनको पहले लगाया जाएगा। अब इस पर भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क कर दे कि भी इनको क्यों लगाया जा रहा है, पहले स्टूडेंट को लगाया जाना चाहिए या पहले किसानों को लगाया जाना चाहिए, तो देखिए वो चीजें मेरे आप पे डिसाइड करने से नहीं होती है। वो देखा जाता है, कई देशों में देखेंगे विकराल रूप ले चुकी है महामारी, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल पोजीशन में है मरीज, उसको दवा की पहले जरूरत होती है, उसे दवा पहले दी जाती है, जबकि जो थोड़े दिन चल सकता है उसे बाद में दी जा सकती है। तो इसी तरीके से भी मान लिया किसी कंट्री में बहुत ज्यादा पैनिक है और वहां बहुत ज्यादा डेथें हो रही है और उनको हमसे ज्यादा जरूरत है, तो वहां मानवता के नाते भी कई बार भारत इस तरह के, कोई भी देश इस तरह के फैसले लेता है। हमारे यहाँ जरूरत है, जरूरत के मुताबिक प्रोडक्शन अभी जारी है, और जैसे जैसे समय होगा सबका टीकाकरण होगा, लेकिन उसके साथ साथ विश्व पटल पर जो भारत की एक छवि है उसको बनाए रखना है, और कहीं ना कहीं जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी भी साख को ऊपर ले जाना है, और जो हमारी कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान मिले विश्व पटल पर। तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही सरकार कोई इस तरह का फैसला लेती है। उस पर राजनीतिक उंगली उठाना, तो कल को मान लीजिए जो दल आज उंगली उठा रहे हैं वो सत्ता में होते तो वो फैसला लेते, तो विपक्ष में जो पार्टी है वो उंगली उठाती है। लेकिन ये सब चीजें सरकार के विवेक पर रहनी चाहिए, जहां तक मेरा अपना आकलन। बिल्कुल, ये सब सरकार के विवेक पर रहना चाहिए कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए और इन सवालों का जवाब किस अंदाज में दिया जाए। आरबी उपाध्याय जी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन जून में ब्रिटेन के कार्नवाल में होना है। G7 समूह में दुनिया की प्रमुख 7 आर्थिक शक्तियां ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। यह समूह कोरोना वायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेगा। एक प्रेस बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन G7 समिट से पहले भारत की यात्रा पर भी आ सकते हैं। बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भारत आना था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का म्यूटेंट स्ट्रेन सामने आने के बाद उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए, मसले पर चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी की तरफ चलते हैं। आरबी उपाध्याय जी, G7 शिखर सम्मेलन में भारत को न्योता दिया गया है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पल्लवी, धीरे धीरे भारत की विश्व पटल पर जो स्वीकार्यता बढ़ रही है जी, अब वो ऐसे ही नहीं बढ़ रही है। अभी हम जब कोरोना पे चर्चा कर रहे थे तो भी कोरोना वैक्सीन का क्यों निर्यात किया गया, आज उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भी आप देखेंगे जो भी WHO के विश्व पटल पर जहां शांति स्थापना के लिए भारतीय सेना हमेशा तैनात की जाती रही है और उसके अच्छे परिणाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तो विश्व आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत एक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है, और भारत की पहचान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित होती चली जा रही है। उसी का परिणाम है, चाहे G7 है या दूसरे मंच हैं, वहां पर एक सम्मान और एक आदर भारत को मिलने लगा है। और उसी का परिणाम है कि
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है G7 में भी। और मोदी का व्यक्तित्व, उनका जो शैली है, उनके जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है, उससे भारत को बेनिफिट मिला है। विश्व पटल पर आप देखेंगे अभी जहां सदस्यता की बात थी तो कितने सारे देशों ने भारत को वोट किया है। तो विश्व पटल पर भारत की जो एक छवि है वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है, और उसी का परिणाम है कि हर मंच से कहीं ना कहीं भारत को तवज्जो दी जा रही है। तो उसी कड़ी में हमें इसको भी देखना चाहिए कि जहां इतने बड़े बड़े देश आ रहे हैं वहां भारत को आमंत्रित करना तो भारत की मजबूती को कहीं ना कहीं दर्शाता है। और ये मजबूती तभी मिलती है जब हम कोरोना काल में विश्व भर के कई देशों को हम दवाएं देते हैं, टीकाकरण की जरूरत पड़ती है तो हम टीका देते हैं, और जहां शांति मिशन स्थापना करने के लिए भारत की सेना की जरूरत होती है तो भारत की सेना को वहां डिप्लॉयड किया जाता है। तो इन सब चीजों से ही कहीं ना कहीं जो एक मजबूत राष्ट्र की छवि है वो बनती है, और तभी आपको विश्व पटल पर एक पहचान मिलती है, और तभी आपके साथ संबंध बनाने के लिए, मजबूत संबंध करने के लिए दूसरे देश लालायित रहते हैं, या वो इस तरह के कदम उठाते हैं कि भारत के साथ कोई दुश्मनी न हो और भारत के साथ दोस्ती और मजबूत हो। बिल्कुल, जी और उससे पहले बोरिस जॉनसन भी भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पहले वो गणतंत्र दिवस पर आने थे, लेकिन कोरोना के कारण उनका ये दौरा जो है टल गया था, और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि G7 समिट से पहले बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। अगर वो इस यात्रा पर आते हैं उपाध्याय जी, तो किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? क्या कोरोना महामारी को लेकर ही चर्चा होगी, या फिर कोई अन्य मुद्दे भी हैं जो दोनों देश आपस में साझा कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, जब बैठक होती है, जी जब एक भाई राष्ट्र से वो आएंगे तो एक मुद्दा नहीं होता है, जी पूरा एक रूपरेखा तैयार होती है दौरे की कि भी उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। भी विश्व की भी सुरक्षा की है, आतंकवाद की है, भी फाइनेंशियल मैटर भी होते हैं कि भी किस तरीके से निर्यात आयात। तो ये जो दौरे होते हैं बहुआयामी होते हैं, ये कोई बाउंडेड नहीं होते हैं कि भी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, कोरोना के ऊपर बात होगी, बाकी चीजों पर बात नहीं होगी। तो आने से पहले पहले वो चीजें डिफाइन हो जाती हैं और पता होता है। और बल्कि कई जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने साथ अलग अलग डेलीगेशन लेके चलते हैं। मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका एक अलग डेलीगेशन है, वो जो इंडस्ट्री के ऊपर बात करेगा। एनवायरमेंटल का जो डेलीगेशन है वो एनवायरमेंट के ऊपर बात करेगा। तो अभी देखिए वो चीजें बिल्कुल जब यात्रा का डिसाइड हो जाएगा कि वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं तो पूरा एक चार्ट बनता है, और उसमें प्राथमिकताएं तय होती हैं कि भी प्राथमिकता पर कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें गहन चर्चा करनी है और फाइनल फैसले करने हैं। तो उसमें कोरोना भी एक वैश्विक महामारी है, और भारत जिस तरीके से दवा पर निर्यात करता है, टीके का निर्यात करता है, और आप देखेंगे कि जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना का जो कहर है वो बरसा है, तो वहां उम्मीद की जाती है कि भी इस पर भी कोई ना कोई चर्चा होगी, और उनकी जो जरूरतें होंगी या जो भारत की जरूरतें हैं, दोनों देश आपस में साझा करेंगे कि कौन किसको कहां मदद कर सकता है। तो तभी इन बैठकों को सार्थकता सिद्ध होती है, और वही सार्थक बैठक कही जाती है। जी बिल्कुल, लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं कि हमारे जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होते रहें। एक आखिरी सवाल है आरबी उपाध्याय जी, हमारे देश के जी पल्लवी, संबंध आप अन्य देशों के साथ किस तरह से देख रहे हैं? बात अगर हम चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की करें तो अभी कुछ रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं चल रहे। पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी काफी लंबे समय से चली आ रही है, चीन के साथ अब इन दिनों हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। नेपाल के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के साथ भी बीच में काफी रिश्तों में खटास आ गई थी। ऐसे में किस तरह से आप हमारे देश के जो रिश्ते हैं वो अन्य देशों के साथ देख पा रहे हैं? देखिए समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं पल्लवी। एक दौर वो भी था हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन बिल्कुल। उस पर विश्वास घात हुआ हमारे साथ। तो बहुत सोच समझकर क्यों ना चाइना के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना हमने सीख लिया है। यानी हम चाइना की बात के ऊपर पहले जिस तरीके से हम हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देते थे, और उसके बाद जो हमें मिला, तो कहीं ना कहीं भारत ने अपनी जो नीति है वो बदली है। अभी तक जो दादागिरी चीन चलाता था, जो धमकी या धौंस देने की, चाहे वो चाइना है चाहे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी बार बार कहता था हम परमाणु शक्ति हैं, हम परमाणु शक्ति हैं, हम परमाणु बम फोड़ देंगे, और हम अपना दम घोट के रह जाते थे। तो वो चीजें बदली हैं।
आज देखिए भारत ने जिस तरीके से एक विदेश नीति को अडॉप्ट किया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भी नेपाल के साथ रिश्ते एकदम पहले जहां बिल्कुल खराब हो गए थे, आपने देखा उनमें सुधार आया है। आज बिल्कुल। नेपाल से ही आवाज उठने लगी है चाइना के खिलाफ, हुँ, वहां का आवाम आवाज उठाने लगा है चाइना के खिलाफ। और पाकिस्तान में भी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी देखिए कोई शुरू से हमने तो उसके साथ एक अच्छा बर्ताव और एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमेशा संबंध सुधारने की कोशिश की है। और भारत भी शांति में विश्वास करता है, मानवता के विकास के लिए काम करने की कोशिश करता है। ये बात अलग है कि दूसरा देश उस पर सहयोग नहीं करता। पाकिस्तान का रवैया शुरू से बंटवारे के बाद ही भारत के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत ने समय समय पर कोशिश की है संबंधों को सुधारने की, लेकिन वो अपने जो एक एजेंडा है उससे अलग नहीं निकल पाता। जो आतंकवाद का उसका एजेंडा है उसे खुद बर्बाद कर चुका है, पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद कर चुका है। जिस तरीके से आज चाइना के हाथ कॉरिडोर के नाम पर चाइना जिस तरीके से वहां कब्जा करता चला जा रहा है, तो पाकिस्तान के आवाम में भी गुस्सा चाइना के प्रति है। बिल्कुल। वो किसी छुपा नहीं है, आए दिन वहां प्रदर्शन होते हैं। और जिस तरीके से कहते हैं ना आर्थिक रूप से उसे मकर जाल में पाकिस्तान को चाइना ने फंसाया है, उससे बिल्कुल, निकलना आगे उपाध्याय जी आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, दरअसल समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत को भी न्योता मिला है और उससे पहले बोरिस जॉनसन एक बार भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।